Hello everyone, welcome to my class. This is Isha, your faculty for International Relations. आज से हम अपना एक न्यू सब्जेक्ट न्यू कोर्स हम एक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यहीं पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी जो क्लासेस है आपको यहीं पर मिलने वाली है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे वो हमारे इंटरनेशनली जो भी वॉर्स हुई हैं उसके रिलेशंस में या फिर मतलब कि जो हमारी वॉर्स हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, इंटरनेशनल जो टर्म है ये किसने दिया है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में आज से हम करने वाले हैं। तो दिस इज आवर क्लास नंबर 1। ठीक है, and if you like this class and if you like this session, so please like, share and comment to this video. ओके तो आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 1। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं, जिसमें आज हम थोड़े से इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, इवोल्यूशन एंड की फ्रेमवर्क्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटिमोलॉजी, ओरिजिन्स एंड एकेडमिक इवोल्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कॉन्सेप्चुअल ओरिजिन्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसी को आपको थोड़ा तोड़ तोड़ के बताऊं, सो लिंग्विस्टिक जो है ये जुड़ा होता है हमारा लैंग्वेज से। ठीक है, अब द क्वेश्चन अराइजेस इज कि इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या कोई लैंग्वेज है, हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है एंड इस वर्ड के ओरिजिन होने के बाद में जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि या फिर जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से हमारे पास में आता है। हम इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें द टर्म इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल टर्म किसने दी है, तो इंटरनेशनल टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलोसोफर दैट इज जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने इंटरनेशनल टर्म कॉइन की है इन 1780। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन हिज सेमिनल वर्क एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, सो इंटरनेशनल जो हमारी टर्म है ये जेरेमी बेंथम ने दी है, 1780 में दी है, जो कि एक इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलोसफर भी है। कहाँ पर दी है, इनका एक काम था, इनका एक वर्क था जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, सो इस वर्क में इन्होंने ये टर्म कॉइन की है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स बिफोर बेंथम्स फॉर्मुलेशन। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि क्या जेरेमी बेंथम ही थे जिन्होंने ये वाली टर्म कॉइन की है, क्या इससे पहले यानी कि 1780 1780 से पहले क्या इंटरनेशनल जो टर्म है, जो ये शब्द है, क्या वो यूज ही नहीं होता था। अभी देख लेते हैं। Before Bentham's formulation, interactions between independent political entities were referred to under the Latin framework of jus gentium, or its English translation, the law of nation, notably analyzed by jurist Richard Zausch. ठीक है, क्या हम बात करेंगे कि पहले क्या होता था जब तक ये टर्म हमारी कोई नहीं हुई थी इंटरनेशनल। ठीक है, सो एक हमारे यहाँ पर जूरिस्ट आते हैं जिनका नाम था रिचर्ड जाउश। ठीक है, रिचर्ड जाउश ने लेटिन शब्द दिया था, लेटिन शब्द जिसका नाम था जस्ट जेंशियम। ठीक है, ये टर्म था इंटरनेशनल के प्लेस पर जो यूज होता था इंटरनेशनल टर्म कॉइन होने से पहले। एंड जब इसी शब्द का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो वो बन गया हमारा लॉ ऑफ नेशंस, एंड यही से ही हमारी टर्म आती है दैट इज इंटरनेशनल। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लॉ ऑफ नेशंस, लॉ ऑफ नेशंस क्या होता है, यानी कि देश के कानून। ठीक है, देश के कानून। एंड फिर जब इन्हीं के साथ में जब रिलेशंस बनने लग गया तो कहीं ना कहीं फिर इंटरनेशनल जो टर्म है वो हमारी कॉइन हो जाती है। इसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट की, इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या जैसे ये पहले यूज होता था, ये शब्द, ये वर्ड जिस तरीके से पहले यूज होता था, क्या आज के टाइम पर भी ये वैसे यूज होता है या इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। देखते हैं अभी। इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू लीगल
arrangements governing sovereign states, international law. The scope gradually widened to encompass political, economic, strategic and diplomatic interactions across borders. देखो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, जो ये हमारा शब्द है इंटरनेशनल, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल अरेंजमेंट्स के लिए यूज होता था। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पहले इसको लॉ ऑफ नेशंस बोलते थे। तो लॉ ऑफ नेशंस यानी कि देश के कानून, बिल्कुल लीगल की बात हो रही है। बट अब क्या हो रहा है, एंड कानून भी कौन सी लीगल अरेंजमेंट की बात चल रही है, वो लीगल अरेंजमेंट जो कि सोवरन स्टेट को गवर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ है, धीरे धीरे इसका जो स्कोप था वो वाइडेंड होता गया, बढ़ता गया है। एंड अब ये सिर्फ लीगल ही नहीं रहा है, अब ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन भी होने लग गया अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एमरजेंस एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, ये तो हो गया, बट लेकिन इसकी जो शुरुआत थी, सबसे पहले तो ये टर्म थी, बट इसकी शुरुआत एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे बन गया, ये डिसिप्लिन कैसे बन गया, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले। प्री 20th सेंचुरी कॉन्टेक्स्ट, अगर हम 20th सेंचुरी से पहले की बात करें, द स्टडी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वॉर एंड डिप्लोमेसी वॉज हिस्टोरिकली सबसम्ड अंडर पॉलिटिकल साइंस। 20वीं शताब्दी से पहले क्या होता था, जो हमारी स्टडी है स्टेट क्राफ्ट की, वॉर की, डिप्लोमेसी की, ये सब जो है, ये सारे की सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मोरल फिलोसफी, इन सब में आती थी विदाउट अ डेडिकेटेड एनालिटिकल फ्रेमवर्क। देखो क्या बात बोली गई है कि अगर पहले हम ऐसे बोलते थे ना कि विश्व युद्ध हुआ है, तो विश्व युद्ध को भी एज एन हम हिस्ट्री लेते थे। विश्व युद्ध हुआ है तो विश्व युद्ध में क्या क्या सब चीजें हो रही है, वर्ल्ड वॉर हुआ है तो इसको हम एज अ पॉलिटिकल साइंस ले लेते थे। वर्ल्ड वॉर जब हुआ है तो फिर इट्स अ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसमें कितना नुकसान हुआ है, तो हम इसको इकोनॉमिक्स तरीके से हम ले लेते थे। यानी कि पहले क्या होता था, 20वीं शताब्दी से पहले ये सब जो चीजें थी ना, हम सिर्फ इसको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब तरीके से हम ले लेते थे। एंड कुछ लोग अपनी मॉरल फिलोसफी की तरह भी लेते थे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, युद्ध में इतने सारे लोगों की जान चली गई है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए था। बट क्या यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या क्या थी, यहाँ पर एक ना प्रॉपर एक फ्रेमवर्क नहीं था, फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। कॉन्सेप्ट्स तो काफी सारे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स तो काफी सारे, अगर आप इनको एक फ्रेमवर्क दे दोगे तो पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो 20वीं शताब्दी से पहले ये सब जो चीजें थी, स्टेट क्राफ्ट हो गया, वॉर होगी, डिप्लोमेसी होगी, ये सब चीजें 20वीं शताब्दी से पहले, इनको पहले इतना प्रॉपर एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क नहीं मिला। व्हाट इज एनालिटिकल फ्रेमवर्क, ये किस फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये सब चीजों का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली इस चीज पर फोकस थोड़ा सा कम दिया गया, बट धीरे धीरे फिर थोड़ा समझ में आने लग गया। कैटलिस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन 1941 से 1918। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या होता है कि देखो, जैसे कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वॉर कुड नो लॉन्गर बी ट्रीटेड अ रूटीन टूल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। स्कॉलर्स एंड statesmen recognize the imperative for a systematic scientific inquiry into war prevention and global peace maintenance। इस बारे में बात कर रही हैं कि जब हमारा विश्व युद्ध पहले वाला होता है, फर्स्ट वाला जब होता है, जो कि 1914 से लेके 1918 में होता है, तो वहां पर वॉर हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आता है, जर्मनी की हालत काफी ज्यादा बेकार हो गई थी, काफी सारी चीजें उस टाइम पर चल रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही 1918 में इस वर्ल्ड वॉर का जब ब्रेकडाउन होता है, सो ब्रेकडाउन होने के बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे ना, तो उनके मन में ये चीजें आई है, क्या ऐसे चलता रहेगा क्या, कुछ तो हो जो इनको कंट्रोल करे, है ना। अगर ऐसे विश्व युद्ध होते रहेंगे तो पूरा विश्व तो खत्म हो जाएगा ना। तो विश्व युद्ध क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है, ऐसी क्या स्टडी है जो हम मिस कर रहे हैं, एंड क्या कोई ऐसी अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटेटिव पावर हो सकती है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करे। तो क्या हो रहा है, 1918 के बाद में जैसे वर्ल्ड वॉर का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर स्कॉलर जो थे किस बारे में बात कर रहे थे कि एक सिस्टमेटिक स्टडी रखते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं।
क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब ये होता है यानी कि हर एक चीज सीक्वेंस वाइज किस किस तरीके से चली है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर तब भी यही सीक्वेंस रहता है तो हम समझ जाएंगे ना कि हाँ वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमें स्टडी करनी है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है। साइंटिफिक इंक्वायरी का क्या है मतलब कि सिर्फ फिलोसफीज में नहीं जाना है ना, साइंटिफिक इंक्वायरी करो, प्रॉपर प्रूफ के साथ में करो, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर ग्लोबल पीस मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है कि ग्लोबल पीस को विश्व के स्तर पर शांति किस तरीके से स्थापित की जाए, इस बारे में बात चल रही है। अब क्या होता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड्रो विल्सन चेयर। वुड्रो विल्सन चेयर आपकी एस्टेब्लिश होती है 1919 में। क्यों होती है एस्टेब्लिश, अभी तो हमने पढ़ा कि विश्व युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध के ऊपर विश्व युद्ध से सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, ग्लोबल लेवल पर पीस शांति बनी रहे, इन सब चीजों के लिए वुड्रो विल्सन की चेयर एस्टेब्लिश होती है, काइंड ऑफ अ मीटिंग एस्टेब्लिश होती है। द वर्ल्ड्स first formal academic chair in international relations was established at the University College of Wales, Aberystwyth in 1919। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे पहली एकेडमिक चेयर जो हुई थी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, वो कहां पर हुई थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, अबर्स्टविथ इन 1919। किसके अंडर में होती है, वुड्रो विल्सन के अंडर में होती है। नेम्ड द वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इसी को ही वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नाम दिया गया है, टू ऑनर द यूएस प्रेसिडेंट्स एडवोकेसी फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। क्यों दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पर ये यूएस के प्रेसिडेंट थे एंड इनका जो वर्चस्व है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था एंड इनके जो पर्सपेक्टिव थे कहीं ना कहीं वो लोगों को पसंद आ रहे थे, इस वजह से इनको चुना गया था। प्रोमिनेंट स्कॉलर एंड क्लासिसिस्ट एल्फ्रेड जिमरमैन वाज अपॉइंटेड एज द इनऑग्रल होल्डर ऑफ द चेयर। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही ये सब चीजें जब हो रही है कि कोई हेड कर रहा है, अब क्या हुआ, ये सब जब चीजें हुई है तो यहाँ पर दो पर्सन आते हैं हमारे पास में, दो पर्सन के वैसे तीन पर्सन आते हैं। सबसे पहले तो बोला गया तो एक होल्डर भी तो होना चाहिए, संभालने वाला भी तो होना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने कोई अपना इंस्टीट्यूशन मैंने शुरू किया है, शुरू तो मैंने कर दिया बट उसका होल्डर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसका जो होल्डर बनाया गया था वो बनाया गया था एल्फ्रेड जीमन को, followed by eminent scholars such as Sidney Herbert and Charles Kingsley Webster। ठीक है, अल्फ्रेड जिमन को होल्डर बनाया गया था, ठीक है। एंड इनके अंडर में नहीं बोलूंगी बट इनके साथ में जो दो लोग इनका साथ दे रहे थे वो थे सिडनी हर्बर्ट एंड चार्ल्स किंग्सले वेबस्टर। इज इट क्लियर, ठीक है। क्या क्या सब चीजें पढ़ी हैं अभी तक हमने हमने अभी ये पढ़ा है कि वुड्रो विल्सन के अंडर में चेयर होती है, क्यों होती है, ठीक है। ग्लोबल पीस के लिए होती है, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए होती है, कहाँ पर होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में होती है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट होल्डर रहे हैं दैट इज एल्फ्रेड जीमन, जिसके साथ में दो लोग और भी काम कर रहे थे, सिडनी हर्बर्ट एंड चार्ल्स किंग्सले वेबस्टर इन 1922। याद रखना प्लीज, ठीक है। चेयर तो होती है 1919 में, ठीक है, बट चार्ल्स किंग्सले जो वेबस्टर है वो कहीं ना कहीं 1922 में यहाँ पर बात हो रही है। देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ना अभी हम कुछ डेफिनेशंस काइंड ऑफ हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम रहा है क्विंसी राइट, ड्रू अ फंडामेंटल एनालिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू ऑपरेशनल डायमेंशंस ऑफ द सब्जेक्ट। क्विंसी राइट ने क्या किया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ना दो डायमेंशंस की तरह देखा है। अभी वो दो डायमेंशंस हम देखेंगे। पहली तो है इंटरनेशनल रिलेशंस एज कंडीशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर एज अ डिसिप्लिन। क्विंसी राइट ने इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताया है, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आईआर एज ए कंडीशन अगर हम देखें, द एक्चुअल लिविंग स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स कंप्राइजिंग स्टेट रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्लोबल इंटरेक्शन। कंडीशन किस कंडीशन के बारे में बात बोल रहे हैं कि एक लिविंग स्टेट जो है अगर उसको ग्लोबली अफेयर करना है, ग्लोबली एक रिलेशंस को सेटअप करना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सब चीजें आती हैं, उसमें डिपेंड करता है कि दो देशों की ट्रेड कैसी है, फॉरेन पॉलिसीज देखते हैं हम, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, एंड इन्हीं सब के बेसिस पर मतलब दीज आर द कंडीशंस
कंडीशंस किस चीज के लिए, कि ये सब कंडीशंस है जिस वजह से एक नेशन जो है दूसरे नेशन के साथ में एक रिलेशन बनाना चाहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर किसी के साथ में हमारी ट्रेड अच्छी ही नहीं है, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह कुछ भी हमारी मैच नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें रिलेशन सेटअप करने में प्रॉब्लम होगी। सो दीज आर द रिलेशंस अकॉर्डिंग टू क्विंसी राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईआर एज अ डिसिप्लिन, तो इसमें क्या बोला गया है, द स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एनालिटिकल टूल्स, इंपीरिकल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी क्रिएटेड टू इंटरप्रेट मॉडल एंड प्रिडिक्ट द रियल वर्ल्ड कंडीशन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन की बात, डिसिप्लिन किस तरीके से बोलते हैं, आईआर जो है एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, प्रैक्टिकली तो है बट लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसके अंदर ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। एनालाइज भी कर रहे हो तो वैसे टूल्स की भी जरूरत है। इंपीरिकल रिसर्च होती है, इंपीरिकल रिसर्च वो होती है जो कि हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड, या फिर आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं कि जिसमें हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, जो चीज आपने एक्सपीरियंस की है कहीं ना कहीं उस चीज को आप सही बता सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो डिसिप्लिन के बारे में बात करती है, यानी कि रियल वर्ल्ड कंडीशन को समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, एंड अगर एनालाइज भी करना है तो वो कौन से मेथोडोलॉजी यूज करें जिस वजह से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो क्विंसी राइट ने ये दो चीजें बताई है आईआर के बारे में। अब देखो यहाँ पर ना आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई है, मेजर स्कॉलरली डेफिनेशंस। सबसे पहले दी गई है पाल्मर एंड पर्किंस की, डिफाइंड आईआर एज अ डिसिप्लिन कवरिंग इंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। देखो पाल्मर एंड पर्किंस क्या बोलते हैं, पाल्मर एंड पर्किंस बोलते हैं कि आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या क्या आता है, इंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट रिलेशंस का क्या मतलब है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में रिलेशंस कैसा है, एंड ये रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल भी होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं, तो ये भी पल्मर एंड पर्किंस इसको इंटरनेशनल रिलेशंस ही बताते हैं कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में रिलेशंस कैसे हैं, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पर दोनों की बात चल रही है। अगर हम मोर्गेंथो के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। मोर्गेंथो क्या बोलते हैं इसके बारे में कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अगर हम सिनेरियो में देखें, सो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रगल ऑफ पावर है। स्ट्रगल ऑफ पावर का क्या मतलब है कि हर एक जो देश है वो दूसरे देश के ऊपर अपनी पावर को स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारी पावर ज्यादा रहे। क्यों ज्यादा रहे, कहीं ना कहीं वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग जस्ट अ स्ट्रगल फॉर पावर। हर कोई एक दूसरे से मतलब कि लड़ाई किए जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं, क्यों, ताकि अपनी पावर को बनाए रखे और अपनी पावर को इंक्रीज भी करे। मोर्गेंथो के अकॉर्डिंग दिस इज द डेफिनेशन। चार्ल्स पी स्केलर ये क्या बोलते हैं, ऑल रिलेशंस अमंग स्टेट्स इंक्लूडिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज वेल एज इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पाल्मर एंड पर्किंस की तरह ही दिख रहे हैं, बट इन्होंने क्या बोला कि वो सारे रिलेशंस जिसमें फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है ही, साथ में इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस, यानी कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर क्रॉस बॉर्डर भी कुछ रिलेशंस हैं उसके बारे में भी बात की जा रही है। पेडलफोर्ड and Lincoln described IR as a discipline that examines the interactions of state policies within the changing pattern of power relationships। ठीक है, पेडलफोर्ड एंड लिंकन क्या बोलते हैं, आईआर क्या है, द इंटरेक्शंस ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये क्या बोल रही है, स्टेट पॉलिसीज बोल रहे हैं। लिंकन एंड पेडलफोर्ड बोल रहे हैं कि स्टेट की जो पॉलिसीज होती है ना उनका इंटरेक्शन है, उनके बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, विद इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पावर रिलेशनशिप्स। देखो हर एक कंट्री की जैसे जैसे पावर चेंज होती रहती है, कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो उसकी तो उस स्टेट की जो पॉलिसीज है वो अलग रहेंगी। ठीक है, कोई कंट्री के पास में रिसोर्सेज कम है तो उस स्टेट की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं कम रहेगी। सो पेडलफोर्ड एंड लिंकन यही चीज बोलती है कि जैसे पावर रिलेशनशिप्स चेंज होते रहते हैं, इनके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, उसी टाइम पर या उसी के दौरान
जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं वो किस तरीके से इंटरेक्शन करती हैं जब पावर रिलेशंस चेंज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में किनी थॉमसन क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ राइवलरी अमंग नेशंस एंड द कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच एमोलियोरेट और एग्जैजरबेट दीज रिलेशनशिप्स। किनी थॉमसन क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ राइवलरी अमंग नेशंस, की नेशंस के बीच में जो राइवलरी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में बात करता है और कंडीशंस के बारे में बात करता है मेन। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्या हो रहा है कि एक देश का दूसरे देश के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, राइवलरीज चल रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो चल रही है। अब इन देशों में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कौन से संस्थान है, इन पर डिपेंड करता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को एमोलियरेट कर रहे हैं या फिर एग्जैजरबेट कर रहे हैं, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेनली हॉफमैन, characterize the field as being concerned with the factors and activities which affect the external policies and the power of the basic units into which the world is divided। क्या बोल रही है, द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज विच अफेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिसीज, एक तरीके से फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बात कर रही हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि IR वो सभी क्रियाएं हैं, वो सभी फैक्टर्स है जिसका जो फर्क है वो एक्सटर्नल पॉलिसीज की तरफ बढ़ता है, एंड द पावर ऑफ द बेसिक यूनिट्स इनटू विच द वर्ल्ड इज डिवाइड, एंड उनसे पावर के ऊपर भी पड़ता है जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो विश्व है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर some definitions that was given by some of the scholars and philosophers। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, नाउ व्हाट इज नेचर, अगर मैं बोलूं कि नेचर होता क्या है, तो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि नेचर प्रकृति क्या है। जैसे कि अगर आप पानी को देखते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि पानी जो है वो गीला होता है, वेट होता है, बट दिस इज नॉट, हाँ ये भी एक प्रकृति है, प्रकृति है ये, बट क्या सिर्फ पानी ही गीला है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकृति है। बट इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन होगी कि पानी का जो नेचर है ना, पानी की जो प्रकृति है वो है बहना, वो बहना नहीं छोड़ सकता। अगर आप उसको कहीं पर भी रखोगे, स्टोर की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आपने उसको किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लिया, कंटेनर में अगर आप उसको स्टोर करके रखोगे तब तो वो ऑब्वियसली वो बह नहीं पाएगा उतना, बट अगर आप उसको फ्रीली छोड़ दोगे तो उसका जो नेचर है वो उसको जरूर ही जरूर फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी तो वैसे अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर कैसे, इसकी प्रकृति कैसी है। को डायमेंशंस ऑफ द नेचर ऑफ IR, एक्टर मल्टीप्लिसिटी, स्टेट सेंट्रिक कोर इवॉल्विंग alongside नॉन स्टेट एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स। ठीक है, ये सभी अभी हम चीजें देखने वाले हैं कि पावर का रोल क्या है, स्ट्रक्चरल एनार्की क्या है, देखते हैं अभी। स्टेट सेंट्रिसिटी वर्सेस ट्रांसनेशनल एक्सपेंशन, while the Westphalian sovereign state remains the primary actor, contemporary IR is heavily shaped by non-state actors including intergovernmental organizations, multinational corporations, non-governmental organizations and civil society movements। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखो ये जो स्टेट एक्टर्स वगैरह हैं, ये देखो वेस्टफेलिया में एक ट्रीटी होती है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, वहां से ये सब चीजें आती हैं। अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी है, सो इट्स ओके, नेक्स्ट क्लास में अभी हम पढ़ेंगे। स्टेट सेंट्रिसिटी वर्सेस ट्रांसनेशनल एक्सपेंशन, ये क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर पता है क्या हो रहा है, आज के टाइम पर ना नॉन स्टेट जो एक्टर्स रहते हैं ये सब ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मतलब कि UN हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, MNCs हो गए, NGOs हो गए, ये सभी ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं कि कैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को शेप किया जाए। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस है वो कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो सिनेरियो हमारा वो भी तो कहीं ना कहीं मतलब फ्रेम हो ही रहा है ना। ठीक है, NGOs हो गए, हर एक कंट्री में NGO रहते हैं अपने अपने, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। सो हाँ दैट इज तो है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन स्पेक्ट्रम, अंडर सिस्टमैटिक anarchy, states experience persistent security dilemmas and competitive national interests leading to conflict while simultaneously engaging in diplomacy, trade agreements, climate action and institutional alliances to foster stability। सिंपल टर्म्स में अभी हम समझ लेते हैं।
ये तो आप सभी जानते हो कि हर कोई जो स्टेट है वो चाहते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बना के रखे। नाउ व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट वो होता है जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, जिसके हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। भाई तुम सब कुछ ले जाओ बट हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट हम खराब नहीं होने देंगे। एंड जब किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में जब इंटरेस्ट को लेकर जब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतभेद होगा तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। एंड अगर इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, यही कॉन्फ्लिक्ट फिर वॉर बन जाएंगे। एंड एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में वॉर होगा। एंड हो सकता है कि इंटरेस्ट जो है ये आइडियोलॉजी बेस्ड हो, जिससे क्या होगा कि शायद पूरे विश्व में जितनी भी जो आइडियोलॉजी वाले जो भी देश हैं जो जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व होंगे एंड वर्ल्ड वॉर होने की चांसेस है। तो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट से हम वॉर की तरफ में जाते हैं। तो क्या हो सकता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जैसे भी हो तो डिप्लोमेसी करके थोड़ा सा नेगोशिएशन करके कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट को रोक दो। ठीक है, ये सभी चीजें होती है। ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें। पावर एज मीन्स एंड एंड, बिल्कुल बात तो सही है। हर स्टेट अपने पावर को बढ़ाई जा रही है एंड अपने पावर को मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, हर किसी स्टेट का जो अल्टीमेट गोल है यानी कि एंड जो है वो क्या है कि अपनी पावर को इंक्रीज ही करते रहना, अपनी पावर को बढ़ाते रहना है। पावर एज मीन्स का क्या मतलब है? पावर एज मीन्स का मतलब होता है जरिया, कि पावर को बढ़ाने का भी जो जरिया है वो पावर ही है। किस तरीके से है? मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है। मैं अपनी पावर को बढ़ा कैसे पाऊंगी? जब मेरे पास में 10% भी अगर पावर होगी तभी तो मैं 10 को 100% तक लेके जाऊंगी ना। तो कहीं ना कहीं पावर जो है एक जरिया का काम करती है जिस वजह से पावर बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी मेरी अभी ठीक है तो उसी मिलिट्री से मैं और भी मिलिट्रीज बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास में पावर है एंड मुझे इसी को ही बढ़ाते रहना है फिर। ठीक है, बोलते हैं ना कि पैसे से ही पैसा बनता है। अब पैसा बनाना है तो उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, वही वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट अभी अगर हम देख लेते हैं द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दायरे की बात कर रहे हैं। द नेशन स्टेट सिस्टम। सोवरेनिटी, देखो नेशन स्टेट सिस्टम में क्या होता है? सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, स्टेट फॉर्मेशन, रिकॉग्निशन, इंटर स्टेट सिस्टम एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सोवरेनिटी की अगर हम बात की जाए तो सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुत्ता, जिसका सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर मैं कुछ भी अपने देश के लिए डिसीजन लेना चाहती हूँ तो कोई और आकर मुझे उस चीज के लिए रोके नहीं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत ना हो। अपने देश के लिए कुछ भी अगर मैं इनिशिएटिव लेती हूँ तो मुझे किसी भी देश से अलाउंस की जरूरत नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या रहता है कि मेरी जो टेरिटरी है, मेरा जो क्षेत्र है मेरे देश का, इसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, यानी कि इसके ऊपर कोई अटैक ना करे। इसको बचाने के लिए भी हर एक चीज है। स्टेट फॉर्मेशन ये तो है ही। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन भी जरूरी है, रिकॉग्निशन मिलना है। ठीक है, इंटर स्टेट सिस्टम स्ट्रक्चर, अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में अगर कुछ रिलेशन बनाना है तो कहीं ना कहीं हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि दोनों देशों की क्या डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं अगर सेम वे में जा रही है तो हाँ उनके रिलेशंस कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट अभी मैंने बता दिया है। जैसे कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या होता है कि हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना के रखनी है और सोवरेनिटी बनाकर रखनी है। मुझे दो चीजें बनाकर रखनी है, मुझे क्योंकि ये दोनों चीजें बना के रखनी है इसलिए मेरे देश की जो विदेश नीति होगी, फॉरेन पॉलिसी जो होगी, उस फॉरेन पॉलिसी का भी जो मेन मोटिव होगा वो भी यही होगा कि हाँ मुझे इन दोनों को प्रिजर्व करके रखना है। नेशनल पावर एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंस, टेंजिबल पावर फैक्टर्स, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल आउटपुट, मिलिट्री साइज। देखो बिल्कुल एक देश की जो भी पावर होती है वो डिपेंड करती है कि वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहां पर कितने रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, हर एक चीज कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मतलब है कि अगर आपके पास में इतना सब कुछ है तो इन सबको आप मैनेज किस तरीके से करो। मिलिट्री है तो मिलिट्री आपकी खत्म नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होगे ना, स्ट्रेटेजी आप कुछ ना कुछ तो लगा रहे होंगे। फिर आता है हमारे पास में बैलेंस ऑफ पावर, ये सब कुछ मैकेनिज्म्स है।
बैलेंस ऑफ पावर, न्यूक्लियर डेटरेंस एंड अलायंसेस। अलायंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोस्त बना ले, ठीक है, या फिर साथी बना लेना। इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? एक पावरफुल देश है तो वो चाहेगा ना कि उसके दोस्त, कि उसके जो दोस्त रहे वो भी पावरफुल वाले ही लेगा। ये सब चीजें हो जाती हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ अगर हम देखें, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर को कम करने की बात चल रही है कि अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ तो तुम भी करो ना फॉलो कहीं ना कहीं। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक देश क्या कर रहा है, अपनी पावर को बैलेंस करने की कोशिश किए जा रहा है। ये सब कुछ कुछ अभी टर्म्स है जो अभी हम आगे ज्यादा और भी इलेबोरेटिव वे में हम पढ़ने वाले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो आप ये सब। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज क्या क्या चल रही है, ये सब भी आप देख सकते हो कि कि ऐसे इश्यूज जो हर एक कंट्री फेस कर रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हम क्या बात करेंगे, इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ आईआर, ठीक है। द इंटर वॉर era 1919 to 1939, idealism and institutional building dominated by liberal idealism. This phase emphasized collective security, international law, moral norms and the League of Nations to prevent war, ठीक है। क्या हो रहा था यहाँ पर, ये जो हमारा दौर कहा जाता है ना, ये हमारा लिबरल आइडियलिज्म यानी कि उदारवादी। अगर मैं आपको एक आइडियोलॉजी की बात बोलूँ कि लिबरलिज्म किस चीज के ऊपर ज्यादा मानते हैं, तो लिबरलिज्म का मानना ये है कि अगर एक जो व्यक्ति है वो 10,000 कमा रहा है एंड एक जो व्यक्ति है अगर वो 2,000 ही कमा रहा है, तो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति इस चीज को प्रेफरेंस देगा कि मैंने मेरी मेहनत से कमाया है तो वो जस्टिफाइड है, मुझे किसी और को देने की जरूरत नहीं है। लिबरल है आइडिया, उदारवादी है आइडिया। एंड इसी दौर में क्या चल रहा था, यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात चली गई थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या है मतलब, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें साथ में मिल के एक दूसरे की सिक्योरिटी करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएस ने एक बनाया था, दैट इज नेटो। नेटो की जो एक प्रायोरिटाइज जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि अगर हमारे किसी मेंबर पर अटैक होता है तो हम सब कोलेक्टिव सिक्योरिटी के उस पर हम क्या करेंगे, हम सब उस पर अटैक करेंगे। अगर एक के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो सारी की सारी कंट्री उस पर फिर अटैक कर देगी, यानी कि जो भी उसका मेंबर है। इंटरनेशनल लॉ की बात चल रही थी, मॉरल नॉर्म्स की बात चल रही थी। लीग ऑफ नेशन सेटअप हो चुका था हमारा 1919 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू, ठीक है। However, the rise of fascism, aggressive expansionism by Axis powers, and eventual outbreak of World War II exposed structural weakness in pure idealism, giving birth to realist dominance. सिंपल भाषा में क्या चल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले 1914 से लेकर 1918 तक हमारा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो लोगों के पास में पता है क्या है, लोगों के ऊपर ना विचार ज्यादा आने लग गए, विचारों के थ्रू बात करने लग गए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो जाता ना तो शायद ये विश्व युद्ध ना होता। कुछ स्कॉलर्स अपना विचार रख रहे थे, कोई अपना विचार रख रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। बट 19 से लेकर 1939 ये जो एक दौर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे ये वाली बात चली है कि भाई अच्छा ठीक है, तुम इतना ज्यादा जो तुम उदारवादी बन रहे हो, ठीक है, अगर इतना ज्यादा तुम उदारवादी बन रहे हो तो शायद तो फिर तो विश्व युद्ध पहला भी नहीं होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से सोचो, विचारों से कुछ नहीं होगा, पूरी एक बार चीजें देखो कि क्या सब चीजें हैं जिस वजह से युद्ध हुआ है एंड इन सब चीजों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है द कोल्ड वॉर एरा 1945 से लेकर 1990 तक, ठीक है। बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है, इस टाइम पर विश्व दो गुटों में बट चुका था, यूएस एंड यूएसएसआर से, ठीक है, सभी को ही पता है, ठीक है। एंड यूएस जो था वो वेस्टर्न की तरफ था, यूएसएसआर जो था वो ईस्टर्न की तरफ था, ओके। यूएस इज ऑन वेस्टर्न साइड जो कि कैपिटलिस्ट पूंजीवादी चीजों को मानता था, ठीक है, लेड बाय यूएस एंड ईस्टर्न कम्युनिस्ट, ठीक है, ये कम्युनिस्ट ब्लॉक था जो कि यूएसएसआर साम्यवादी। की डायनामिक्स इंक्लूडेड प्रॉक्सी वॉर्स। अच्छा ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे ये चेंज होता आ रहा है। सबसे पहले क्या बोला कि लिबरल से भाई रियलिस्ट की तरफ बढ़ो,
चलो अभी बढ़ गए, पर कोल्ड वॉर तब भी चल रहा है, अब क्या? ठीक है, कोल्ड वॉर तब भी चल रहा है, फिर यहाँ पर कुछ कुछ बात हो गई, ये सब चीजें हो गई, ग्रुप बना लिए अपने, अब क्या? चलो ऐसे हो गया। फिर आता है पोस्ट कोल्ड वॉर टू प्रेजेंट। आज के टाइम पर क्या हो रहा है? आज के टाइम पर काफी सारी चीजें चेंज हुई है, जैसे कि मार्क्ड बाय अ डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, अ ट्रांसिएंट यूनिपोलर एरा, यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय, सिर्फ यूएस का ही वर्चस्व यहाँ पर रहने लग गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर इतना ज्यादा फ्लरिश होने लगा है आज के टाइम पर, आप देखोगे कि आपके जो कनेक्शंस है फ्रॉम इंडिया या वो किसी भी देश में, लंदन में हो, ब्रिटेन में हो, आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आपके रिलेशंस, पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे थे, बट अब अगर देखा जाए हमारे पर्सनल, कल्चरल, काफी टाइप्स के रिलेशनशिप्स अभी हमारे बनने लग गए हैं बिकॉज ऑफ आईटी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं ना कहीं हमारा इस टर्म में भी फ्लरिश हुआ। अब देखो ये कुछ कुछ चीजें हैं। ओके, हम इनको आगे काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल रियलिज्म, ये थियरिस्ट कौन कौन है? थ्यूसिडाइडिस, मैकियावेली, होब्स, हेंस मोरगेंतो, ई एच कार्ल। क्लासिकल रियलिज्म, ह्यूमन नेचर इज सेल्फ इंटरेस्टेड। क्लासिकल रियलिज्म क्या बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है सेल्फ इंटरेस्टेड है एंड पावर सीकिंग है। क्या बोलते हैं कि इंसान का जो नेचर है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ वो खुद के बारे में सोचता है, और उसे क्या चाहिए, उसे बस ये चाहिए कि उसकी पावर बस बढ़ती रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल फॉर पावर अमंग सोवरेन स्टेट्स। इसी वजह से ये लोग मानते हैं कि जब इंसान का नेचर ही इतना ज्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड है कि वो किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है और उसे सिर्फ अपनी ही पावर को सीख करना है, अगर ये चीज इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी है तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी तो ऐसी ही होगी। एंड यही बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर ही वैसा कि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। न्यू रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, किसने दी है? किनीथ वॉल्ट्स ने दी है एंड जॉन मर्शाइमर, ये इसके की थियरिस्ट है। अनार्किक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर फोर्सेस स्टेट्स इनटू सेल्फ हेल्प बिहेवियर। न्यू रियलिज्म वाले क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अनार्की छा गई थी ना, इसी चीज ने लोगों को फोर्स किया है कि वो खुद की हेल्प करे, वरना वो इतने सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं थे भाई। मजबूर किया गया कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। बैलेंस ऑफ पावर जो डायनेमिक्स जो चल पड़ा है एंड सर्वाइवल ड्राइवन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज, इन सब वजह से हुआ है ये। ठीक है, फिर आते हैं हमारा लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, जो आते हैं इमैनुअल कैंट, वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट क्यूहॉन एंड जोसेफ नाइट। इंटरडिपेंडेंस की बात बोलते हैं कि एक स्टेट दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि कैसे एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन एंड दूसरे स्टेट के इंस्टीट्यूशन के साथ में किस तरीके से लिंक कर रहा है, किस तरीके से रिलेशन बना रहा है, ट्रेड टाइज। लिबरलिज्म वाले ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो हमेशा फ्रीडम पर फोकस करेंगे, लिख लेना प्लीज। फ्रीडम पर फोकस करेंगे, ट्रेड पर फोकस करेंगे, इकोनॉमी पर फोकस करेंगे, कैपिटलिज्म इनका मेन उद्देश्य रहेगा, एंड कम्युनिस्ट को ये लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास में कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके थियरिस्ट आते हैं अलेक्जेंडर वेंट एंड निकोलस ओना। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या बोला गया है? इंटरनेशनल रिलेशंस आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ हैं, वो बनाए जाते हैं, एंड जैसा तुम बनाना शुरू करोगे वैसा ही तो बन जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज, आइडियाज, नॉर्म्स एंड शेयर्ड परसेप्शन शेप स्टेट इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चरल रियलिटीज। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो ऐसे नहीं कि वो खुद ब खुद बन गए, इनको बनाया जाता है। एंड बनाया किस तरीके से जाता है कि एक कंट्री का विचार कैसा है एंड दूसरी कंट्री का विचार कैसा है, यही दोनों चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करें कि इनके बीच का रिलेशन कैसा रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी जो विचारधारा है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, अगर मेरी आपके साथ में मैच हो रही है कि आप भी वैसे सोचते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर आते हैं मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल थियरीज, जो कि कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, इमैनुअल वेलरस्टीन हो जाएंगे, एंटोनियो ग्राम्सी हो जाएंगे। फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोर पेरिफेरी। देखो मार्क्सिस्ट वाले ना हमेशा क्या बोलते हैं, ये हमेशा कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में रहते हैं।
ये क्या बोलते हैं कि मतलब कि जो भी हमारे ओनर्स रहते हैं ना, ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स या किसी भी, ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा लेबर को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। एंड ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये और भी कंट्रीज में है। ठीक है, एंड अगर ऐसा एक कंट्री में चल रहा है और अगर सेम वैसा ही इस कंट्री में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम आइडियोलॉजी वाले हो गए ना, वही वाली बात हो गई है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म, ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इनके बीच के रिलेशंस हमें बताते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज की क्लास में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में पढ़ा है, कुछ हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है, थ्योरेटिकल जो पैराडाइम है हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो आपका जो पूरा एक कोर्स, आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूटी के साथ में चलने वाली है। Okay, so if you like this class, so please like, share and comment. Okay, and also please subscribe this channel, and I will meet you soon. See you soon. Thank you. Bye bye.